हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और मैंने हिंदी व्याकरण को शुरू कर दिया है, जिसमें आज की जो ये हमारी वीडियो है यानी कि दूसरी वीडियो है। और इससे पहले मैंने हिंदी व्याकरण के विषय में थोड़ी जानकारी दी थी कि व्याकरण क्या होता है और उसके कौन कौन से अंग हैं। तो आज का जो हमारा विषय है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारे हिंदी व्याकरण में आज का जो हमारा विषय जो रहने वाला है वो है वर्ण विचार। हम जो है वर्ण विचार के विषय में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से क्या क्या आता है, इसके क्या भेद है, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सबसे पहले जो आती है वर्ण विचार में कि वर्ण विचार क्या होता है। तो सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जान लेते हैं कि वर्ण होता क्या है। बोलते समय जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, हम बोलते समय जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है। यानी कि जब हम बोलते हैं तो उस समय पे हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, जिन ध्वनियों को बोलते हैं, वही ध्वनियाँ क्या हैं, वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर हम बात करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, वर्ण होती है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं कि राम पत्र लिखता है। इस वाक्य के अंतर्गत जो है 4 शब्द हैं। कौन कौन से? राम पत्र लिखता है। ये हमारे इस वाक्य के अंतर्गत 4 शब्द प्रयुक्त हुए हैं। जब इन शब्दों को हम बांटते हैं या इनकी संधि करते हैं तो राम जो शब्द है उसकी संधि क्या होगी, तो र धन आ धन म और धन अ। इस तरीके से जो इसके हमने क्या कर दिए, खंड कर दिए। उसी प्रकार जो पत्र शब्द है, जब पत्र शब्द है उसकी हम संधि करेंगे, उसके जब हम खंड करेंगे, उसको जब हम टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, प धन अ त धन र धन अ। तो इस तरीके से प शब्द के जो हमने कितने 5 टुकड़े कर दिए। उसी प्रकार जो लिखता शब्द है, जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, ल धन ई धन ख धन त और धन आ। तो इस प्रकार से जो है लिखता जो शब्द है उसके हमने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, खंड कर दिए। और ह जो शब्द हमारा रहा उसके क्या होंगे, ह और धन आई। ये हमारे इसके टुकड़े हो गए, संधि हो गई। तो इस प्रकार से जो हमारे शब्द 4 शब्द प्रयुक्त हुए थे उसके हमने टुकड़े किए हैं। जो ये टुकड़े किए ये हमारे अलग क्या है, ये वर्ण है। जैसे कि र वर्ण है, आ वर्ण है, म वर्ण है, अ वर्ण है। पत्र में प वर्ण है, अ वर्ण है, त वर्ण है, र वर्ण है और आ वर्ण है। लिखता में ल ई ख त और आ, ये हमारे क्या है, वर्ण है। और ह में ह और आई, ये हमारे वर्ण हैं। इन ध्वनियों और वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनकी क्या विशेषता, जो वर्ण होते हैं वो क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इनके क्या है, और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि अभी हमने राम शब्द के जब ये टुकड़े किए हैं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। कि अतः भाषा की छोटी जो मौखिक इकाई है, यानी कि जब हम बोलते हैं तो जब भाषा की बोलने वाली इकाई है या मौखिक इकाई है तो उसकी जो सबसे छोटी जो हमारी इकाई होगी वो क्या होगी, ध्वनि होगी। और जब हम लिखेंगे यानी कि किसी शब्द को जब हम लिखते हैं तो लिखने की जो सबसे छोटी इकाई है यानी कि छोटा जो रूप है वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। जैसे कि क न ल ट स, ये हमारे क्या है, वर्ण है। दूसरे शब्दों में मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने के चिन्ह जो होते हैं वो वर्ण कहलाते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा में इन वर्णों की जो संख्या है वो कितनी होती है, तो हमारी हिंदी वर्णमाला में, हिंदी भाषा में ये जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, 44 होते हैं। वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला मतलब अर्थात वर्णों की माला यानी कि वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जो हमारे वर्णमाला में जैसे हमारे वर्ण हैं उनको व्यवस्थित कर दिया है कि जैसे अ के बाद आ आएगा, आ के बाद छोटी ई आएगी, फिर बड़ी ई आएगी, फिर छोटा ऊ आएगा, ये इनका व्यवस्थित रूप है। तो अ से लेकर के ज्ञ तक
जो हमारे वर्ण हैं उनको व्यवस्थित रखा गया है कि जब हम उनको लिखेंगे तो वो हर बार उसी क्रम में लिखी जाएगी, इनका व्यवस्थित रूप है। तो वर्णों का जो ये व्यवस्थित रूप है उसको क्या कहेंगे, उसको वर्णमाला कहेंगे। और हिंदी में जो वर्णमाला है उसमें हमारे 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर और 33 व्यंजन हमारी वर्णमाला के अंतर्गत होते हैं। वर्ण होते हैं उसके कितने भेद होते हैं? वर्णों के भेद को जानते हैं कि जो वर्णों के भेद होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। जो हमारी वर्णमाला है उसमें हमारे जो वर्ण है उनको बांटा गया है स्वर के अंतर्गत और व्यंजन के अंतर्गत। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वर्ण होते हैं उनके 2 भेद हो गए, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण हैं उनको क्या कहेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर वर्ण कहते हैं और ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। यानी कि हमारी वर्णमाला के अंतर्गत जो हमारे स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? एक स्वतंत्र होते हैं। उनको उच्चारण करने में किसी और ध्वनि की, किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? वो 11 होती है। इसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ ये हमारे 11 क्या होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं। ये हमारी वर्णमाला के अंतर्गत होते हैं। उसके बाद अगर हम इनके भेद जाने, उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। अब उनके विषय में जान लेते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये हमारे 3 प्रकार के स्वर होते हैं जो उच्चारण की दृष्टि से होते हैं। तो ये स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर ये क्या होते हैं? तो अब इनके विषय में हम जान लेते हैं। हर्ष स्वर। हर्ष स्वर उन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उनको क्या कहेंगे? हर्ष स्वर कहेंगे। और ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये हमारे हर्ष स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगे, यानी कि हर स्वर जो होते हैं उनका उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसका दुगना समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। और ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में 7 होते हैं। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे कौन से स्वर आ गए? ये हमारे दीर्घ स्वर आ गए। उसके बाद प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष और दीर्घ स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है, अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता हो, उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। ये जो प्लुत स्वर है, इन स्वरों का जो उच्चारण है या इन स्वरों का जो प्रयोग है किसी को दूर से बुलाने में, पुकारने में किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देख लेते हैं, सुनो, ओम, राम। जैसे कि हम जब इनका उच्चारण करते हैं, जब हम लंबा खींचते हैं तो उसके अंतर्गत प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। और इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 3 मात्राओं जितना उच्चारण में समय लगता है, इसलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। तो अब हम जान लेते हैं व्यंजन स्वर कौन से होते हैं। व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। और अगर हम कहें कि ये कैसे है कि वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे कि क है। क हमारा जो वर्ण है, अगर हम इसको उच्चारण करते हैं तो इसमें हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वो कैसे? जब हम इसका खंड करते हैं, यानी कि इसको काटते हैं, टुकड़े करते हैं, तो कैसे होएगा? क, अधक वाला क और धन अ, ये है। यानी कि ये जो हमारा क है ये क्या हो गया? व्यंजन हो गया। और अ जो है वो हमारा क्या है? स्वर है। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है तो वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। अगर जैसे कि हम अब कोई भी वर्ण उठा के देख लेते हैं, मान लो च है, तो इस च का उच्चारण करने के लिए भी हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि
च, इसके जब हम खंड करें तो अधक और अ हमारा क्या हो गया, स्वर हो गया। यानी कि च का उच्चारण करने के लिए भी हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। तो हम कोई भी व्यंजन लेते हैं तो उसमें हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। तो यही इसमें कहा गया है कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन कहलाते हैं। और वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अब इसके भेद को जाने कि जो व्यंजन होते हैं उसके कितने भेद हैं। तो व्यंजन के कितने भेद बताए गए हैं, तो व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यहाँ पर हम इसको वर्ण लिख देते हैं, वर्ण, स्व व्यंजन वर्ण। अब हम आगे देखें, अब इनके भेद के बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेंगे कि क्या है। जैसे कि स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, स्पर्श यानी कि छूना। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु यानी कि हवा हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठों का स्पर्श करती है तो उन्हें क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक जो हमारे कितने हैं, 25 स्पर्श व्यंजन है। अब हम इनके उच्चारण के स्थान के बारे में जान लेते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन होता है उनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है। जैसे कि आप जो चित्र है उसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, और मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि जो हमारा क वर्ग है, क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं हमारे वर्ण, क, ख, ग, घ, अड़। ये हमारे किससे निकलती हैं ध्वनियाँ, ये हमारे कंठ से निकलती हैं। कहाँ से, कंठ से ये निकलती है। तो इसमें कौन सा वर्ग आ गया, क वर्ग आ गया, क वर्ग। उसके बाद च, छ, ज, झ, य, ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे च वर्ग है के अंतर्गत आते हैं वर्ण। तो च वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, तालु। तालु का जो, तालु के स्थान से हमारे च वर्ग का उच्चारण होता है। किसका उच्चारण होता है, च वर्ग का उच्चारण होता है। उसके बाद आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। ये हमारे किसके, ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा। मूर्धा का जो स्थान है वो कौन सा है, ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। जो हमारे कंठ और ताल्य के बीच का जो पार्ट होता है ये वाला, ये हमारा मूर्धा कहलाता है। उसके बाद त, थ, द, ध, न, ये किसके अंतर्गत आते हैं, त वर्ग के अंतर्गत आता है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है वो किससे, दांतों से स्पर्श करती है। जैसे त, थ, द, ध, न। तो इसको जब उच्चारित करके आप देखोगे तो पता लगेगा कि जो जीवा है इस त वर्ग का जब उच्चारण करते हैं तो दांतों को स्पर्श करती है। तो ये हमारा कौन सा वर्ग आएगा, दंत वर्ग आएगा। कौन सा आएगा, त वर्ग हमारा कौन सा उच्चारण स्थान है इसका, ये है दंत है। उसके बाद प, फ, ब, भ, म, ये हमारे प वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, ओष्ठ्य यानी कि होठों का उच्चारण। जब हम इनका उच्चारण करते हैं प वर्ग का तो हमारे होठ जो है आपस में स्पर्श करते हैं। तो ये हमारा ओष्ठ्य वर्ग है। कौन सा, प वर्ग। इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, प वर्ग है। अब हम आगे देखते हैं, दूसरा जो हमारा भेद है व्यंजन का वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, जब इसको अंतस्थ का जब हम दो भागों में इसको बांटें तो अंत का मतलब क्या होता है, यानी कि बीच में, और स्थ यानी कि स्थिति। यानी कि जो जब अंत्यस्थ जो व्यंजन है वो स्वर और व्यंजन के बीच में उच्चारित किए जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन स्वर और बीच में उच्चारित किए जाते हैं। उच्चारण के समय जीवा मुख से के किसी भाग को पूरी तरीके से स्पर्श नहीं करती। स्वर भी जो है हमारे उच्चारण तंत्र को या उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हैं। लेकिन जो अंतस्थ व्यंजन वो ऐसे व्यंजन हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच में उच्चारित किए जाते हैं और इनके उच्चारण में जो जीवा है वो मुख के किसी भाग को पूरी तरीके से अगर करेगी तो हल्का थोड़ा बहुत करेगी, तो यानी कि पूरी तरीके से उसको स्पर्श नहीं करती हैं। तो इनकी संख्या कितनी मानी गई है, इनकी संख्या 4 मानी गई है। वो कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। तो जो य, र, ल, व है वो हमारे कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।
तीसरा जो भेद होता है ऊष्म व्यंजन का माना जाता है। तो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म जैसे कि नाम से ही स्पर्श है, ऊष्मा यानी कि गर्माहट जो आना, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु मुंह से रगड़ खाकर यानी कि रगड़ खाकर ऊष्म पैदा करती है, गर्माहट पैदा करती है, यानी कि उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है, तो वो कौन से व्यंजन आएंगे? हमारे ऊष्म व्यंजन आएंगे। ये भी कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं, जैसे कि श, श, स, ह। ये हमारे कौन से आ गए? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आ गए। अगर अब हम देखें कि जो व्यंजन होते हैं उसके भेद और कौन कौन से हैं, जैसे कि अभी हमने जो भेद पढ़े थे वो उच्चारण स्थान के अंतर्गत पढ़े थे, कि यानी कि जब हम वर्णों व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसके अंतर्गत व्यंजन के कितने भेद हैं। उसी प्रकार से श्वास वायु के आधार पर भी व्यंजन के भेद माने गए हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? श्वास वायु के अंतर्गत व्यंजन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कितने? 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक अल्प प्राण और एक महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन ये हमारे श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के 2 भेद माने गए हैं, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। पहले आएगा अल्प प्राण। अल्प प्राण जो व्यंजन होते हैं वो कैसे व्यंजन होते हैं? तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, तो वो हमारे कौन से व्यंजन आ गए? अल्प प्राण व्यंजन आ गए। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब जो हमारी वायु है वो निकलती है। तो यानी कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलने के समय में क्या है, वायु कम निकलती है, तो वो अल्प प्राण हो गई। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 20 मानी गई है। तो कौन कौन से हैं? जैसे कि क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। इनका पहला, तीसरा और 5वां अक्षर हमारे जो ये वर्ग दिए गए हैं क, च, ट, त, प, ये जो हमारे वर्ग दिए गए हैं इसके अंतर्गत जो तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा और 5वां ये अक्षर और साथ ही जो हमारे अंत्यस्थ व्यंजन है, अंत्यस्थ व्यंजन कौन से? य, र, ल, व, ये हमारे कौन से आते हैं? ये हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि क में क, ग और अड़, ये हमारे ट वर्ग के अंतर्गत आ गए। च वर्ग के अंतर्गत च, ज और य आ गया। उसके बाद ट वर्ग के अंतर्गत ट, ड और अण आ गया। उसके बाद त के अंतर्गत त, ब और न आ गया। उसके बाद प के अंतर्गत कौन सा आएगा? प, ब और म, ये हमारे आ गए किसके अंतर्गत? अल्प प्राण के अंतर्गत। और उसके साथ साथ जो हमारे अंत्यस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे। महाप्राण, महा यहाँ पे जैसे अल्प का कम था, यहाँ पर महा का मतलब ज़्यादा, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। यानी कि जैसे कि अल्प प्राण में कम समय लगता था, बोलने में कम वायु निकलती थी, तो वो हो गए हमारे अल्प प्राण। महाप्राण में क्या है? बोलते समय ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है और वायु भी मुख से ज़्यादा निकलती है, तो ये हमारे महाप्राण व्यंजन हो गए। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? इनकी संख्या 15 मानी गई है। कौन कौन से? जैसे कि जो हमारे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग और प वर्ग है, इसका कौन सा वर्ण? दूसरा और चौथा अक्षर, और चारों ऊष्म व्यंजन, चारों ऊष्म व्यंजन जो है महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। ख और घ। च वर्ग के अंतर्गत छ और झ। ट वर्ग के अंतर्गत ठ और ढ। त वर्ग के अंतर्गत थ और ध। प वर्ग के अंतर्गत फ और भ। ये हमारे कौन से हो गए? ये हमारे महाप्राण व्यंजन है। उसके साथ साथ श, स और ह, ये हमारे महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब जो है व्यंजन
वर्णों को ध्वनि संघर्ष के आधार पर कितने भेदों में बांटा गया है, कितने उसके भाग किए गए हैं, तो वो कौन से हैं, घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। तो अभी हमने जो है श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के भेद जाना, उससे पहले हमने जो है उच्चारण स्थान पर व्यंजन के भेद जाना। अब हम व्यंजन वर्णों को ध्वनि संघर्ष के आधार पर उसके भेद जानते हैं। तो ये भेद कौन कौन से हैं, वो है हमारे घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। तो चलिए हम इसके विषय में भी जान लेते हैं कि वो कौन कौन से हमारे व्यंजन होते हैं। जैसे कि घोष व्यंजन, घोष व्यंजन कौन से होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु स्वर तंत्रियों में कंपन करती हुई निकलती है, वो घोष व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन, जब हम उच्चारण करते हैं, ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो उस समय में जो हमारी वायु है, श्वास वायु है, वो हमारी स्वर तंत्रियों से, कौन से, जैसे हमारी स्वर तंत्रियाँ कौन सी है, कंठ है, मूर्धा है, तालु है, दंत है, ओष्ठी है, इनमें क्या है, कंपन करती हुई निकलती है, तो वो कौन से आते हैं, घोष व्यंजन आते हैं। सभी स्वर अ से औ तक, जो अ से औ तक के जो हमारे स्वर हैं वो, और प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 व्यंजन, कौन से, प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का ह, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, घोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये हमारे कौन से हैं, स्वर हैं। ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, घोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। ये ग घ ड़, ये हमारे कौन से आ गए, क वर्ग के अंतर्गत। ज झ य, ये हमारे ट वर्ग के अंतर्गत। फिर च वर्ग के अंतर्गत। फिर है ड ढ ण, ये हमारे ट वर्ग के अंतर्गत। द ध न, ये हमारे त वर्ग के अंतर्गत। और ब भ म, ये हमारे प वर्ग के अंतर्गत। तो ये जो हमारे वर्ग है, उसके अंतिम 3 जो वर्ण हैं, वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, घोष के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, कौन से, य र ल व, ये हमारे कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है ये हमारे, अंतस्थ, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन। और ह हमारा कौन सा है, ह हमारा ऊष्म व्यंजन है। तो इस प्रकार से ये हमारे घोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब अघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं करती, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हमारे घोष व्यंजन हमने जब जाना था कि उनके उच्चारण के समय जो हमारी श्वास वायु है, वो हमारी स्वर तंत्रियों में क्या करती है, कंपन करती हुई निकलती है, तो वो हमारे कौन से हो गए, घोष व्यंजन हो गए। और जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो श्वास वायु है, वो हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं करती, तो वो हमारे कौन से आ गए, अघोष व्यंजन आ गए। इनकी संख्या कितनी मानी गई है, इनकी जो संख्या है वो 13 मानी गई है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम 2 व्यंजन, हर वर्ग के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनके शुरू के जो हमारे प्रथम 2 व्यंजन हैं उनको, जैसे कि क वर्ग में क और ख, च वर्ग में च और छ, हमारा जो ट वर्ग है ट और ठ, त वर्ग में त और थ, प वर्ग में प और फ, ये हमारे किसके अंतर्गत आ गए, अघोष व्यंजन के अंतर्गत आ गए। उसके बाद जो हमारे ऊष्म व्यंजन है, उसमें स स स, ये स स और स, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, ये हमारे घोष अघोष के अंतर्गत आ गए। क्योंकि इसमें हाँ हमने इसलिए नहीं लिया है, जो हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है वो घोष के अंतर्गत आ गया, इसलिए अघोष के अंतर्गत जो हमारे श श और स, ये वर्ण ही आएंगे, यही व्यंजन आएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे अघोष व्यंजन है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आज तक इतनी ही। हम इसको थोड़ा सा दोबारा से थोड़ा सा जान लेते हैं, जो एक रिवीजन की तरह हो जाएगा कि हमने जो है वर्ण विचार, हमारा जो आज का टॉपिक था, उसमें हमने वर्ण की परिभाषा को जाना कि वर्ण क्या होते हैं, उसके भेद क्या होते हैं, जैसे कि स्वर और व्यंजन। और वर्णमाला के विषय में जाना कि वर्णमाला क्या होती है, हमारे वर्णों का समूह, इसके कितने भेद हो गए। वर्णमाला में जो भेद है वो हमारे स्वर और व्यंजन, इस तरीके से हमने अपनी वर्णमाला को बांटा हुआ है। स्वर व्यंजन कौन से होते हैं, स्वर्ण जो वर्ण है वो क्या कौन से होते हैं, स्वरों के कितने भेद होते हैं,
और उसी तरीके से हमारे व्यंजन क्या है, व्यंजन के क्या भेद है, इन सब के विषय में हमने जाना है। तो आज के लिए इतना ही। आज की जो ये मेरी वीडियो है वो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपका कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके उस जो डाउट है उसको क्लियर कर सकूं, आपको वो अगली वीडियो में उसको समझा सकूं। वो भी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो वो इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। और साथ ही साथ जो भी मेरे चैनल पे नया आया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल का बटन जो है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।